नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सपा का सत्याग्रह आज है। नए साल पर सपा का 24 घंटे का सत्याग्रह। सोलंकी पर कार्रवाई के बाद सरकार को घेरने की तैयारी। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में यह सत्याग्रह है। तो आज दोपहर 12 बजे से सत्याग्रह गांधी प्रतिमा फूलबाग पर यह सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां सोलंकी पर कार्रवाई के बाद सपा की तरफ से सत्याग्रह शुरू किया गया है। आज दोपहर 12 बजे से यह सत्याग्रह तो गांधी प्रतिमा फूलबाग से होगा सत्याग्रह का आरंभ। तो सपा का आज सत्याग्रह नए शुरू होगा। 24 घंटे का ये पूरा सत्याग्रह रहने वाला है। तो सपा की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, और इस विरोध प्रदर्शन का नाम सत्याग्रह दिया गया। तो आज दोपहर से ये शुरू होगा सत्याग्रह। सरकार के खिलाफ सपा लगातार घेराबंदी कर रही है। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज सरकार के खिलाफ सपा का ये जो सत्याग्रह आरंभ होने वाला है, इसको लेकर क्या पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में आज से दोपहर 12 बजे से सत्याग्रह 24 घंटे के लिए चलाया जाएगा, जिसमें साफ तौर पे उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से इरफान सोलंकी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद उनको जेल भेजा गया है, उसके बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी के नेता जो है सरकार को घेरने में लगे हुए हैं कि सरकार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जानबूझकर इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। आज दोपहर 12 बजे से जब अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह चलाया जाएगा, करीब 24 घंटे तक ये लगातार सत्याग्रह का जो आयोजन किया जाएगा, उसमें साफ तौर पर यह संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हो रही, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या फिर आम कार्यकर्ता हो, जिनके ऊपर लगातार कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। फिलहाल इससे पहले देखा गया था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार जो है इरफान सोलंकी को लेकर मुद्दा उठाते रहे, उनसे मुलाकात करने कानपुर भी गए थे, जिसके बाद उनको कानपुर से दूसरे जनपद की जेल में शिफ्ट किया गया। अभी आज से अगर हम बात करें तो आज से एक और जहां नए साल की शुरुआत हो रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी नए साल के शुरुआती मौके पर ही जो है 24 घंटे का सत्याग्रह चलाएगी। ऐसे में देखना होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए समाजवादी पार्टी के नेता नजर आएंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जब कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो सड़कों पर उतरते हैं और जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, जोरदार हंगामा होता है। लेकिन इस बार जो है गांधी प्रतिमा को चुना गया और गांधी प्रतिमा पर 24 घंटे शांतिपूर्ण तरीके से जो है सत्याग्रह चलाया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस तरीके से ये सत्याग्रह पूरी 24 घंटे तक चलाया जाएगा, कौन कौन से समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे इस सत्याग्रह में शामिल होंगे। फिलहाल दोपहर 12 बजे तस्वीरें साफ हो जाएगी कि अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व वाला सत्याग्रह कितना मजबूती के साथ 24 घंटे तक चलाया जाएगा। दूसरी ओर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और मुकदमे दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, चाहे वो इरफान सोलंकी के भाई हो। ऐसे तमाम नेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। उनकी जो संपत्तियां थी, जो
अवैध तरीके से अर्जित की गई थी, उनको भी सरकार की तरफ से जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तो अब देखना होगा कि आज के सत्याग्रह में क्या कुछ मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल नीलेश। और नीलेश, ये पूरा सत्याग्रह का जो कार्यक्रम रहने वाला, प्रशासन की तरफ से इसकी इजाजत दी गई है या फिर नहीं दी गई है? क्या इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल नए साल का मौका है और नए साल के अवसर पर उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में धारा 144 लागू की गई है ताकि कहीं जी। पर भी कोई ऐसी गतिविधियां ना हो जिससे माहौल खराब हो सके। तो शासन प्रशासन की बात करें तो शासन प्रशासन बिल्कुल नए साल के शुरुआत पर ऐसे ही सत्याग्रह की इजाजत नहीं, किस तरीके से उनको इसके आयोजन की इजाजत देता है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो इस आंदोलन में शामिल होंगे, क्योंकि नए साल की शुरुआत प्रदेश जश्न में डूबा होगा। ऐसे में सत्याग्रह की शुरुआत जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनके साथ साथ तमाम और ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर जो है फर्जी तरीके से कार्रवाइयों का दौर देखने को मिला है, उन्हीं तमाम चीजों को लेकर इस सत्याग्रह का आयोजन हो रहा है और गांधी प्रतिमा पर इस आयोजन को करने की बात कही गई है। देखना होगा कि 12 बजे क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली हैं। ठीक है नीलेश, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार को किया गया सम्मानित, हिंदी संस्थान द्वारा ये सम्मानित किया गया है। तो काव्य संकलन वह एक और मन का विजय देव नारायण शाही सर्जना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार को हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। तो काव्य संकलन वह एक और मन को विजय देव नारायण शाही सर्जना पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया है। तो हिंदी संस्थान द्वारा ये सम्मान दिया गया। तो आईजी रेंज के मेरठ प्रवीण कुमार को सम्मानित किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार को हिंदी जिस तरह से उनके काव्य पाठ और हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। देखिए, बिल्कुल आईपीएस प्रवीण कुमार को जिस तरीके से सम्मानित किया गया है वो वाकई में एक सुखद पल था पुलिस विभाग के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार को सम्मानित किया गया है, उनके काव्य संकलन को लेकर उनको ये हिंदी संस्थान की तरफ से सम्मान दिया गया है। समय समय पर देखा गया है कि जो प्रवीण कुमार हैं वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका नजर आता है, जिसमें ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वो पुलिसिंग के साथ साथ बेहतर काव्य पाठ भी लिख सकते हैं, काव्य रचनाएं लिख सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है उनको सम्मानित किया गया है। कहीं ना कहीं इससे पहले भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में तमाम अधिकारी ऐसे रहे हैं जिनकी काव्य रचनाएं जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हो या आम जनता तक पहुंचने की बात हो तो बड़े पैमाने पर पहुंची, उनकी लोकप्रियता भी दिखाई दी है लोगों के बीच में। उसी तरीके से अगर हम प्रवीण कुमार की बात करें तो प्रवीण कुमार के द्वारा लिखी गई जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हुई हैं, जिसके बाद हिंदी संस्थान के द्वारा उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। जी ठीक है नीलेश, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा, आज अपनी भाभी के 13वीं में आज होंगी शामिल। पैतृक गांव भभौरा में 13वीं का पूरा आयोजन किया जाएगा। करीब 5 घंटे तक जिले के रक्षा मंत्री रहेंगे मौजूद। तो केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहने वाले हैं। तो पैतृक गांव भभौरा में 13वीं का आयोजन होना है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। करीब 5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है। तो जिले में 5 घंटे तक रक्षा मंत्री मौजूद होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद होंगे।
तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद होंगे। नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आज रक्षा मंत्री अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे जहां अपनी भाभी की 13वीं में शामिल होंगे। क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह का एक दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा है, जहां पर वो अपने गृह जनपद जाएंगे, जहां पर चंदौली के जिला चंदौली के अंदर एक गांव आता है भभौरा, जहां पर उनका पैतृक गांव है, और अपनी भाभी के 13वीं संस्कार में शामिल होंगे। उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उनके अलावा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस संस्कार में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनाथ सिंह की भाभी का निधन हुआ था, उसके बाद जो है 13वीं संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो है तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के इस संस्कार में शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं जो दुख की घड़ी है, उसमें राजनाथ सिंह को जो है जो अन्य मंत्री विधायक वहां पर मौजूद रहेंगे, वो संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर हम चंदौली जनपद की बात करें, जो कि राजनाथ सिंह का गृह जनपद माना जाता है, और साथ ही साथ भभौरा गांव में जब ये लोग मौजूद रहेंगे, जहां पर राजनाथ सिंह पले बढ़े, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की, जहां से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, उस गांव में जब मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों से भी मुलाकात होगी जो राजनाथ सिंह के बचपन के साथी रहे हैं, परिवार के लोग हैं और घर के लोग हैं। उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो उनकी भाभी हैं, जिनका 13वीं संस्कार है, उसमें वो जो है पुष्पांजलि भी अर्पित करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब बात वाराणसी की करेंगे, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर पर झांकी दर्शन है। गर्भगृह के अंदर जाने पर रोक। तो काशी विश्वनाथ मंदिर पर झांकी दर्शन, गर्भगृह के अंदर जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर पर झांकी दर्शन कर सकेंगे। गर्भगृह में जाकर जो पूजा अर्चना की जाती थी, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता था, वो कहीं अभी इस पर रोक लगा दी गई है और बाहर से ही आपको भोले के दर्शन करने होंगे, गर्भगृह के दर्शन करने होंगे। काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद आपको बाहर से ही लेना होगा। तो गर्भगृह के अंदर जाने पर फिलहाल रोक लगाई गई है और बाहर से ही आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। तो गर्भगृह के अंदर जाकर जिस तरह जलाभिषेक किया जाता था, उस पर अभी फिलहाल रोक है। दर्शन बाहर से ही किया जा सकेगा और बाहर से ही काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन और आशीर्वाद भक्त ले पाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन जो हैं गर्भगृह में जाकर नहीं, आप बल्कि बाहर से ही लेना होगा, क्योंकि नया साल भी आ रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त पहुंचते हैं। देखिए सीधी सी बात है, बनारस काशी विश्वनाथ के लिए पहचाना जाता है और जो भी सैलानी या पर्यटक यहाँ पे आते हैं वो विश्वनाथ मंदिर जाना जरूर जाते हैं। समझा जा सकता है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और जो भीड़ को देखते हुए और साथ ही साथ जो कोरोना का जो दौर चालू है, या ये कहा जाए कि प्रिकॉशनली इस चीज को चालू किया गया है। भक्त गर्भगृह में नहीं जा पाएंगे, बल्कि झांकी दर्शन या ये कह ले कि गर्भगृह के बाहर से दर्शन करेंगे और वहीं से भगवान से अपनी प्रार्थना को रखेंगे। सबसे जो बड़ी बात होगी इसमें ये देखी जाएगी कि जो भीड़ है, भीड़ में गर्भगृह में जाने में न केवल व्यवस्थाएं होती थी, बल्कि भीड़ का आलम ये होता था कि गर्भगृह बुरी तरीके से रस हो जाया करता था, मर जाया करता था। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन व्यवस्था को शुरुआत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर औरैया से है, जहां यमुना नदी में गिरी कार, जालौन से औरैया की तरफ आ रही कार अनियंत्रित होकर कार रेलिंग तोड़कर यमुना नदी में गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कार को बाहर निकाला गया। सड़क हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई है। तो सदर कोतवाली यमुना नदी पुल का ये पूरा मामला है। तो जालौन से औरैया की तरफ ये कार जा रही थी और हाई स्पीड की वजह से
जो कार है वो अनियंत्रित हो गई और कार रेलिंग तोड़कर यमुना नदी में गिर गई, जिसके बाद गाड़ी को रेस्क्यू कर यमुना नदी से बाहर निकाला गया। हालांकि इसमें मौजूद कार सवार की मौत हो गई है। सदर कोतवाली के यमुना नदी पुल का ये पूरा मामला है, जहां देर रात इस कार को नदी से बाहर निकाला गया। लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, मौके वारदात में मौजूद भी थी। महाराजगंज में दो गुटों में हुई जमकर मारपीट। दो गुटों के दर्जनों लोगों में चले चाकू और डंडे। मारपीट में दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। निचलौल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो दो गुटों के दर्जनों लोगों में चाकू और डंडे चले हैं। मारपीट में दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही निचलौला थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो महाराजगंज का ये पूरा मामला, जहां दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट के साथ ही दर्जनों लोग इस मारपीट में मौजूद थे। दोनों पक्ष की तरफ से लाठी डंडे भी चले। तो मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ महाराजगंज से संवाददाता अविमुक्त पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविमुक्त, क्या जानकारी मिल रही है, किस वजह से दो पक्षों में ये मारपीट देखने को मिली और क्या कार्रवाई अब? ये निचलौल थाना क्षेत्र के कपिया का पूरा मामला है। दो गुटों में मारपीट हो गई है, जिसमें करीब कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि दो लोग की जो स्थिति थी वो नाजुक बनी हुई थी। आपसी रंजिश को लेके ये मारपीट हुई है बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीती रात की ये घटना है, पुलिस इस पे जांच कर रही है। जांच के बाद जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविमुक्त इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी की मां हीराबा उस अनंत यात्रा पर हैं, जहां से अब वो कभी लौटकर नहीं आएंगी। बस साथ रह गई हैं उनकी यादें, जो सभी को झकझोर रही है। आइए कुछ पीएम मोदी और उनकी मां से कुछ किस्सों को आपसे साझा करते हैं। तू इस दुनिया में अमर होके तो नहीं आई थी। तूने भी तो एक ही जिंदगी पाई थी। एक बार तो अपने लिए जीने का स्वाद चख लेती। सारी प्रार्थनाएं मुझ पर खर्च कर दी माँ। कुछ तो अपने लिए रख लेती। ये माँ हीराबा की प्रार्थनाएं ही थीं, जो देश को मोदी जैसा एक सशक्त प्रधानमंत्री मिला। पीएम मोदी को ये भी पता है कि माँ हीराबेन का असर उनकी जिंदगी पर कितना है। यही कारण है कि जब उन्हें अपनी माँ के न रहने की सूचना मिली, तो उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में अपनी माँ को इस तरीके से याद किया। शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। माँ, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्त की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा पंच तत्वों में विलीन हो चुकी हैं। शुक्रवार को अहमदाबाद में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके कई ऐसे किस्से आज भी हैं जो हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी माँ हीराबा के साथ बिताए कुछ यादगार पलों को सुनाया, तो कुछ किस्से दूसरों की जुबानी सुनने को मिले। आज हम आपको पीएम मोदी और उनकी माँ के अनमोल रिश्ते के 10 किस्से बताने जा रहे हैं, जो शायद ही आप जानते होंगे। पहला किस्सा। मेरे पिता सुबह 4 बजे अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने से पहले पास के मंदिर में प्रार्थना करने जरूर जाते थे। माँ भी उतनी ही समय की पाबंद थी। वह भी पिता के साथ उठती और सुबह ही कई काम निपटा देती थी। माँ कभी हमसे मदद नहीं मांगती थी, लेकिन मैं घर में सारे गंदे कपड़े लेकर तालाब में धो देता था। कपड़े धोना और मेरा खेलना दोनों साथ साथ होता था।
विपरीत परिस्थितियों में अपनी मां से मिलने वाली सहनशीलता का दूसरा किस्सा बताते हुए पीएम मोदी अपने ब्लॉग में लिखते हैं, घर का खर्च चलाने के लिए माँ कुछ घरों में बर्तन मांजती, चरखा चलाती और सूत काटती। वो दूसरों पर निर्भर न रहने की सीख देती। जब बरसात के दिनों में हमारी छत से रिसने वाले पानी से घर में तालाब बन जाता था, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अगले कुछ दिनों तक इसी पानी का यूज करती थी। जल संरक्षण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती। एक माँ थी, बिन बोले सब समझ जाती थी। खर्च के लिए 5 हो या 1 रुपए, वो जानती थी कि घर का खर्च कैसे चलाना है। पैसे कम हो तो भी ठीक, पैसे न होने की स्थिति में भी वो किसी न किसी तरह परिवार चला लेती थी। जब हमारा भाई बाहर से कोई चीज लाता था तो माँ उसे फटकार कर उस चीज को लौटाने के लिए भेज देती थी। 18 जून 2022 को अपनी माँ हीराबेन के 100 साल की बधाई पर लिखे अपने ब्लॉग में पीएम मोदी एक और किस्सा बताते हुए लिखते हैं कि जब भी मैं गांधीनगर उनसे मिलने जाता हूँ तो मुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाती है। एक छोटे बच्चे की दुलारी माँ की तरह मेरे भोजन करने के बाद रुमाल निकालकर मेरा मुंह पोंछती हैं। वो हमेशा अपनी साड़ी में एक रुमाल या एक छोटा तौलिया लपेट कर रखती हैं। केदारनाथ का किस्सा बताते हुए पीएम मोदी कहते हैं, बहुत व्यस्त होने के कारण मैं मुश्किल से अपने परिवार के संपर्क में रह पाता था, तो उस दौरान मेरे बड़े भाई माँ को केदारनाथ ले गए। वहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला कि नरेंद्र मोदी की माँ आ रही हैं। कई लोग उनसे मिले और केदारनाथ में उनके ठहरने की आरामदायक व्यवस्था की। बाद में जो मुझसे मिली तो बोली, ऐसा लगता है कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि लोग तुमको पहचानते हैं। अपने ब्लॉग में माँ के साथ उन अनमोल पलों के बारे में बताते हुए पीएम मोदी लिखते हैं, पिता की इच्छा पर एक बार हमारा परिवार पूजा के लिए नर्मदा घाट गया था। तपती गर्मी में माँ ने हमारी बेचैनी को देखा और पिता से आसपास से थोड़ा गुड़ लाने को कहा। उस तपती धूप में पूजा के लिए जाना, माँ की सजगता और पिता का गुड़ लेकर आना, ये सभी बातें मुझे आज भी याद रहती हैं। हीराबेन के बेटे प्रहलाद भाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि माँ को कई देसी नुस्खे पता थे, इसलिए लोग उन्हें देसी माँ कहकर बुलाते थे। कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो हमारे गांव की डॉक्टर थीं। कड़ी मेहनत और देसी नुस्खों के दम पर ही उन्होंने अपनी उम्र के 100 साल पूरे किए। हीराबेन के बेटे प्रहलाद भाई और स्थानीय मंदिर हटकेश्वर महादेव के पुजारी निरंजन सिंह रावल ने एक इंटरव्यू में एक यादगार पलों को सुनाते हुए बताया कि हमारे पिता बहुत मेहनती थे और माँ पूरे दिन काम करती थी। पीएम मोदी दिन में 18 घंटे काम करते हैं। उनको ये प्रेरणा माँ हीराबा से ही मिली है। वो अनपढ़ थी, उन्होंने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जिससे वे आत्मनिर्भर बने। हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला होती है। पीएम मोदी के जीवन में वो महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ हीराबा थी। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी इंटरव्यू में माँ हीराबेन की जिंदगी का एक अहम किस्सा बताते हैं। 15-16 साल की उम्र में ही माँ की शादी हो गई थी। शादी के बाद वो मेहसाणा जिले वडनगर में रहने लगी। माँ कभी आर्थिक तंगी और पारिवारिक कारणों से पढ़ नहीं पाई, लेकिन माँ चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ाई करें। उन्होंने वडनगर के एक प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई की। आर्थिक तंगी की वजह से हमारी स्कूल फीस के लिए वो कुछ ज्यादा काम करके फीस चुकाती रही। उस वक्त मोदी के पास स्कूल में पहनने के लिए सिर्फ एक ही ड्रेस हुआ करती थी। जब मोदी की ड्रेस फट जाती तो माँ हीराबेन किसी और रंग के कपड़े की लाइनिंग लगाकर उसे सिल देती थी ताकि मोदी की पढ़ाई न रुके। अब भले ही वो हम सबको छोड़कर चली गई हो, लेकिन उनके बहुमूल्य किस्से उनका हमारे बीच होने का एहसास कराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।